हाय दोस्तों, मैं नितेश सिन्हा और आप सभी का करियर बिल्डअप चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने पार्ट 3 तक कंप्लीट किया था। आज उससे आगे बढ़ेंगे। फिलहाल आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सहायक संधि प्रणाली है क्या? सहायक संधि प्रणाली ब्रिटिश साम्राज्यवादी प्रसार की नीति के तहत सहायक संधि एक ऐसी प्रणाली थी जिसमें ब्रिटिश कंपनी के अधिकाधिक संसाधनों की सुरक्षा करते हुए नवीन क्षेत्रों के शांतिपूर्ण विलय की प्रक्रिया को तीव्र किया जा सकता था। भारत में लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा व्यापक तौर पर प्रयुक्त यह प्रणाली ब्रिटिश सर्वोच्च सत्ता के विकास के दूसरे चरण घेरे की नीति का विस्तार थी। 1800 ईस्वी तक कंपनी ने इतनी सैन्य शक्ति अर्जित कर ली थी कि जिसके बल पर वह किसी भी देश राज्य के सैन्य संतुलन को बना अथवा बिगाड़ सकती थी। जब वेलेस्ली भारत का गवर्नर जनरल बनकर आया तो उसके सामने मुख्य उद्देश्य था कंपनी को भारत की सर्वोच्च शक्ति के रूप में प्रतिष्ठित करना। इस समय फ्रांसीसी क्रांति तथा उसके क्रांति पुत्र नेपोलियन की वजह से ब्रिटिश उपनिवेशवाद का खतरा मंडरा रहा था। नेपोलियन ने ब्रिटेन के पूर्वी उपनिवेश पर आंख गड़ा रखी थी। साथ ही साथ देशी रियासतों के अंदर भी फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव फैल चुका था। इस समय ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति की सफलता की गूंज सुनाई दे रही थी। औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप व्यापक पैमाने पर उत्पादित माल के खपत के लिए एक सुरक्षित एवं विस्तृत बाजार की आवश्यकता थी। इन परिस्थितियों ने वेलेस्ली को सोचने के लिए बाध्य किया कि एक ऐसी विशिष्ट राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना की जाए जिससे ब्रिटिश ही सुरक्षित रह सकें तथा ब्रिटिश वस्तुओं की आयात निर्यात एवं उपभोग बाधित नहीं हो। अतः उसकी योजना थी कि प्रमुख भारतीय राज्यों के साथ एक सामान्य संबंध बनाने की, ताकि बिना युद्ध किए ये राज्य अंग्रेजों के अधीन हो जाए, जिससे उपरोक्त दोनों उद्देश्यों की पूर्ति हो जाए। वेलेस्ली को इसका विकल्प सहायक संधि के रूप में नजर आया। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि वेलेस्ली सहायक संधि का पहला प्रवर्तक नहीं था। इस संधि का अस्तित्व पहले से ही था तथा इसका इस रूप में विकास एक लंबी प्रक्रिया का परिणाम था। डुप्ले ऐसा प्रथम यूरोपीय था जिसमें अपनी सेना किराए पर देकर भारतीय राज्यों से धन और व्यापक सुविधाओं को प्राप्त किया था। कालांतर में ब्रिटिश कंपनी ने इसे खूब आजमाया। इस प्रणाली का प्रथम प्रयोग अवध को निश्चित रकम के बदले उसकी सीमाओं की सुरक्षा की गारंटी के रूप में किया गया, परंतु सहायक संधि प्रणाली वेलेस्ली के अंतर्गत एक निश्चित आकार ग्रहण किया। सहायक संधि प्रायः निम्नलिखित प्रतिबंधों तथा शर्तों के साथ क्रियान्वित किया जाता था। संधि स्वीकार करने वाले देशी राज्यों को अपने वैदेशिक संबंधों का समर्पण कंपनी के हाथों करना होता था। इस प्रावधान के अंतर्गत सहायक संधि में बंधा कोई भी राज्य ना तो किसी अन्य पक्ष के विरुद्ध युद्ध प्रारंभ कर सकता था और न ही शांति की घोषणा। बड़े राज्य अपने राज्य सीमा के भीतर एक ऐसी सेना रखेंगे जिसका नेतृत्व ब्रिटिश अधिकारियों के हाथों में होगा। इस सेना के गठन का उद्देश्य होगा सार्वजनिक शांति बनाए रखना। इस सेना के लिए संपूर्ण अधिकारों सहित एक क्षेत्र कंपनी को देना होगा, जबकि छोटे राज्य नकद में ही भुगतान करेंगे। देशी राज्य ब्रिटेन के अतिरिक्त अन्य किसी यूरोपीय अथवा अमेरिकी नागरिक अथवा कंपनी को ना तो नौकरी पर रखेगा और ना ही उसे व्यापार करेगा। राज्यों को प्रशासनिक मामलों में सलाह देने के लिए दरबार में एक ब्रिटिश रेजिडेंट को रखा जाएगा जो दैनंदिन मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। संबंधित राज्यों के विरुद्ध आंतरिक विद्रोह अथवा बाह्य आक्रमणों से रक्षा करने का उत्तरदायित्व तो कंपनी का होगा। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि की नीति अत्यंत सफल रही। इसके प्रवर्तन से एक ही झटके में अनेक बड़े बड़े राज्य कंपनी के संरक्षण में आ गए तथा उनके वैदेशिक संबंधों का निर्धारण कंपनी के माध्यम से होने लगा। हैदराबाद का निजाम सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम देशी राज्य था। इसके पश्चात मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा, भोसले, सिंधिया आदि शक्तियों ने इसे स्वीकार किया। सहायक संधि की नीति से ब्रिटिश कंपनी को निम्नांकित लाभ प्राप्त हो सका। सहायक संधि प्रणाली से कंपनी के नियंत्रण का विस्तार सुगमता एवं तीव्रता से संभव हो सका। इससे भारतीय राज्यों की अपनी सैन्य क्षमता कमजोर हो गई तथा वैदेशिक संबंधों पर नियंत्रण खो देने से इसकी आपस में जुड़कर विद्रोह करने की स्थिति भी नहीं रही। इस संधि से कंपनी को बिना अपने राजस्व
का व्यय किए एक बड़ी सेना प्राप्त हो सकी, जिसका प्रयोग न केवल देश के आंतरिक विद्रोह को दबाने में किया जा सकता था, बल्कि अन्य शक्तियों के विरुद्ध अपने व्यापारिक हितों की रक्षा के लिए भी हो सकता था। सहायक संधि से कंपनी के विरुद्ध विदेशी प्रतिस्पर्धा की समाप्ति हो गई तथा कंपनी भारत में व्यापारिक सामग्री का निर्यात मनमाने ढंग से करती रही। युद्ध के विनाशकारी प्रभाव से कंपनी का बचाव हो सका। सहायक संधि के माध्यम से युद्ध के विनाशकारी प्रभाव से कंपनी का बचाव हो सका। सहायक संधि के माध्यम से देशी नरेशों को अपने ऊपर आश्रित बनाकर भारतीय जनता के मध्य कंपनी की नीतियों के कारण बढ़ते असंतोष को देशी राज्यों की तरफ मोड़ा जा सका। इस सहायक संधि से ब्रिटिश कंपनी को जितना फायदा मिला, उतना ही देशी राज्यों को घाटा उठाना पड़ा। अब देशी राज्य किसी भी तरह से किसी भी शोषण का प्रतिरोध करने की स्थिति में नहीं रहे, क्योंकि अब इनके पास ना तो सामरिक शक्ति थी और ना ही इन्हें विदेशी नीति के संचालन का अधिकार। एक प्रकार से राज्यों ने अपनी स्वतंत्रता, अपनी संप्रभुता को बेचकर सुरक्षा मोल ली थी। इसमें प्रतिष्ठा का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा गया था। सहायक संधि प्रणाली न केवल राजाओं के लिए हानिकारक रही, बल्कि यह देश की जनता के लिए भी विनाशकारी सिद्ध हुई। सहायक संधि ने प्रत्येक वैसे राजा की जनता के आक्रोश से रक्षा की जो निरंकुश तथा अत्याचारित था। इसके कारण जनता को अकथनीय कष्ट उठाना पड़ा। सहायक संधि स्वीकार करने वाले राजाओं की आर्थिक समृद्धि पर गहरा आघात लगा, क्योंकि कंपनी के द्वारा राज्यों से अधिकाधिक धन निचोड़ा जाने लगा। देशी राज्यों द्वारा सहायक संधि स्वीकार किए जाने वाले विऔद्योगिकीकरण, ग्रामीण ऋणग्रस्तता तथा ग्रामीण निर्धनता को भी प्रोत्साहन मिला, क्योंकि जो कारीगर राज दरबारों में संरक्षण पाते थे, उन्हें धनाभाव के कारण राज्यों के द्वारा संरक्षण देना बंद कर दिया गया। लाखों सैनिक बेरोजगार हो गए, जिससे कृषि पर दबाव बढ़ा। इस बारे में टॉमस मुनरो ने ठीक ही कहा है कि इतिहास में किसी अन्य विजय का ऐसा उदाहरण नहीं है जहां स्थानीय नागरिक को अपने देश के प्रशासन में भाग लेने से पूर्णतः वंचित किया गया हो। कुल मिलाकर सहायक संधि की नीति ब्रिटिश कंपनी के हितों के दृष्टिकोण से अत्यंत सफल रही, क्योंकि ऐसे समय में कंपनी इसके माध्यम से प्रसार कर सकी जब उसके पास संसाधनों का जबरदस्त अभाव था, तथा कोई भी एक गलत कदम उसे एशिया के व्यापार से बाहर कर सकता था। परंतु भारतीय राज्य तथा जनता के लिए इसने विनाशकारी प्रभाव ही उत्पन्न किए। प्रशासनिक नीति 1757 से 1813 के बीच का। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी महज एक व्यापारिक संस्था नहीं रही, वरना एक राजनीतिक शक्ति के रूप में तब्दील हो गई। किंतु केवल सैनिक विजयों के माध्यम से ही एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित करना संभव नहीं था, वरना उस क्षेत्र को बृहद प्रशासनिक संरचना के अंतर्गत संगठित करने की जरूरत थी। दूसरे, बदलती हुई परिस्थितियों के अनुकूल भारत के संदर्भ में ब्रिटिश औपनिवेशिक मांग भी बदलती रही, और फिर बदलती हुई ब्रिटिश मांग के अनुकूल भारत में प्रचलित प्रशासनिक ढांचे में परिवर्तन भी लाए गए। भारत में कंपनी के शासन की स्थापना के काल से ही 3 महत्वपूर्ण प्रश्न उपस्थित थे। ब्रिटिश कंपनी तथा ब्रिटिश सरकार के बीच परस्पर संबंध, लंदन स्थित ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी तथा भारत में कंपनी के अधिकारियों के बीच संबंध, भारत में दूरस्थ विजित क्षेत्रों को एक सर्वोच्च नियंत्रक अधिकारी के अंतर्गत लाना। अतः विभिन्न चार्टर अधिनियमों के माध्यम से इन प्रश्नों का निराकरण ढूंढने का प्रयास किया। ईस्ट इंडिया कंपनी तथा ब्रिटिश सरकार के बीच संबंधों का मामला सर्वाधिक महत्वपूर्ण था, क्योंकि इसका घनिष्ठ संबंध ब्रिटेन में दलगत एवं संसदीय प्रतिद्वंदिता से था। महत्वाकांक्षी ब्रिटिश राजनेता तथा अंग्रेज व्यापारी दोनों भारतीय क्षेत्र के आर्थिक महत्व की ओर देख रहे थे। अधिकारियों के द्वारा लाई गई प्रमुख संपदा ने ब्रिटेन में ईर्ष्या के भाव को जगाया। व्यापारी तथा उत्पादकों के नए तबके और नए स्वतंत्र उद्यमी भारतीय व्यापार से होने वाले लाभ और भारत से आने वाली संपदा में अपने हिस्सों के लिए बेचैन थे। उनका मानना था कि भारतीय क्षेत्र का आर्थिक लाभ केवल ईस्ट इंडिया कंपनी को ही क्यों प्राप्त हो। दूसरी तरफ ब्रिटेन में अनेक राजनीतिक चिंतक और राजनेता आशंकित थे कि कंपनी तथा उसके प्रभुत्वशाली
संपन्न अधिकारी अंग्रेजी राष्ट्र का नैतिक स्तर गिरा देंगे और ब्रिटिश राजनीति में भ्रष्टाचार को बढ़ावा देंगे। कंपनी हाउस ऑफ कॉमन्स में अपने प्रतिनिधियों के लिए खरीद लेती थी। अतः इस बात का डर सामने आया कि भारत में लाए गए धन से कंपनी ब्रिटिश सरकारी तंत्र में खतरनाक सीमा तक वर्चस्व प्राप्त कर लेगी। फिर स्वतंत्र व्यापार के पक्षधर अर्थशास्त्रियों ने एकाधिकार प्राप्त कंपनियों की आलोचना आरंभ कर दी थी। 1773 रेगुलेटिंग अधिनियम की पृष्ठभूमि अथवा इसके कारण। नंबर 1, ब्रिटिश समाज के प्रभावी वर्ग तथा एक नए व्यापारी कंपनी के एकाधिकार का विरोध कर रहे थे तथा उनका मानना था कि भारत से प्राप्त आर्थिक लाभ में उन्हें भी हिस्सा मिलना चाहिए। नंबर 2, ब्रिटेन में मुक्त व्यापार के समर्थक कंपनी एकाधिकार का विरोध कर रहे थे। नंबर 3, भारत से लाए नए धन ने ब्रिटिश राजनीतिक जीवन में भ्रष्टाचार को बल प्रदान किया था क्योंकि संसद की सीटें खरीदी जाती थी। तत्कालिक कारण। नंबर 4, तत्कालिक कारण। 1772 ईस्वी में आर्थिक घाटों से परेशान होकर ब्रिटिश कंपनी ने ब्रिटिश सरकार को कर्ज के लिए अर्जी दी। वस्तुतः ब्रिटिश संसद के लिए आश्चर्य का विषय यह था कि जब कंपनी निर्धन है तो कंपनी के अधिकारी धनी कैसे हो गए। महत्वपूर्ण प्रावधान। इस अधिनियम के माध्यम से ब्रिटिश संसद ने पहली बार कंपनी के मामलों में सीधा हस्तक्षेप किया, अर्थात प्रत्येक वर्ष कंपनी को अपने आर्थिक, वित्तीय और सैनिक विवरण ब्रिटिश संसद को प्रस्तुत करना था। नंबर 2, लंदन में डायरेक्टर्स की संख्या 18 से बढ़ाकर 24 कर दी गई। बंगाल का गवर्नर अब गवर्नर जनरल कहा जाने लगा तथा उसे मद्रास एवं बम्बई स्थित ब्रिटिश अधिकारियों के अधीक्षण का भी अधिकार दिया गया। गवर्नर जनरल की सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय परिषद की गठन किया गया। किसी मुद्दे पर परिषद के सदस्यों के बीच मतभेद की स्थिति में गवर्नर जनरल को निर्णायक मत देने का अधिकार था। नंबर 5, इस अधिकार के आधार पर कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई तथा इस कोर्ट की अधिकारिता कलकत्ता तक ही सीमित थी। सीमाएं। इस अधिकार के माध्यम से संसद ने महज कंपनी के अधिकारियों पर आक्रमण किया, स्वयं कंपनी पर नहीं, अर्थात भारत में अब भी कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार कायम था और फिर भारतीय क्षेत्र का प्रशासन भी कंपनी के नियंत्रण में बना रहा था। उन्नत यातायात एवं संचार व्यवस्था के अभाव में ब्रिटिश संसद भारत में कंपनी की गतिविधियों का वास्तविक निरीक्षण नहीं कर सकती। गवर्नर जनरल तथा उनकी परिषद के बीच निरंतर तनाव के कारण प्रशासन में व्यवधान बना रहा। यूरोपीय विधि व्यवस्था के आधार पर स्थापित सुप्रीम कोर्ट की अधिकाधिक स्पष्ट नहीं की गई थी। क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग अधिनियम का उद्देश्य तो अपने आप में अच्छा था, परंतु इसके द्वारा जो प्रणाली स्थापित की गई वह त्रुटिपूर्ण थी। कई बातों में रेगुलेटिंग अधिनियम का उद्देश्य अच्छा और सकारात्मक था। प्रथम, वह भारतीय मामलों को कंपनी के विवेक पर नहीं छोड़ना चाहता था, वरना वह कंपनी की गतिविधियों को ब्रिटेन की सबसे विवेकशील संस्था संसद के निरीक्षण में लाना चाहता था। दूसरे, भारतीय प्रशासन में गवर्नर जनरल की भूमिका को संतुलित करने के लिए एक परिषद का गठन किया गया ताकि किसी भी महत्वपूर्ण मुद्दे पर अधिक विवेकशील निर्णय लिया जा सके। उसी प्रकार इस अधिनियम का एक उद्देश्य भारत स्थित दूरस्थ ब्रिटिश क्षेत्रों को एक केंद्रीय अधिकारी के सक्षम नियंत्रण और निरीक्षण के अंतर्गत लाना था। और अंत में इस अधिनियम का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य भारत स्थित ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन में भ्रष्टाचार को नियंत्रित करना था। भारत स्थित ब्रिटिश अधिकारियों की समृद्धि ब्रिटेन में ईर्ष्या तथा आक्रोश का कारण रहा था। यद्यपि यह सही है कि पहली बार कंपनी के मामलों पर संसद का नियंत्रण स्थापित हो गया, किंतु वास्तविक क्रियान्वयन में यह अधिनियम अपने घोषित उद्देश्य से दूर हट गया। इस अधिनियम की कुछ निश्चित सीमाएं बनी रही। प्रथम, इसने कंपनी के अधिकारियों पर चोट की, स्वयं कंपनी पर नहीं, अर्थात भारत में कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार पूर्ववत कायम रहा तथा भारतीय क्षेत्र कंपनी के अधीन ही बने रहे। दूसरे, उन्नत
संचार व्यवस्था के अभाव में ब्रिटिश संसद के द्वारा भारत में कंपनी की गतिविधियों का वास्तविक निरीक्षण संभव नहीं हुआ। उसी प्रकार गवर्नर जनरल तथा उसके पार्षदों के बीच निरंतर मतभेद के कारण भारत में प्रशासनिक गतिविधियां दुष्प्रभावित हुई। इस प्रकार हम देखते हैं कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट समस्या का वास्तविक समाधान लाने में विफल रहा। अब है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। उद्देश्य या कारण। इसका एक उद्देश्य रेगुलेटिंग अधिनियम की त्रुटियों को दूर करना तथा भारत में ब्रिटिश कंपनी की गतिविधियों पर ब्रिटिश संसद का बेहतर नियंत्रण स्थापित करना था। 1783 की पेरिस की संधि के आधार पर ब्रिटेन में अपने पुराने साम्राज्य यानी अमेरिका को खो दिया था। अतः इस एक्ट का उद्देश्य भारत में ब्रिटेन के लिए एक नए साम्राज्य की स्थापना करना था। महत्वपूर्ण प्रावधान। भारत में कंपनी को दोहरे नियंत्रण में रख दिया गया, अर्थात कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एवं बोर्ड ऑफ कंट्रोल एक 6 सदस्यीय परिषद थी जो ब्रिटिश संसद का प्रतिनिधित्व करती थी। नंबर दूसरा, गवर्नर जनरल के परिषदों की संख्या 4 से कम करके 3 कर दी गई ताकि अपनी काउंसिल के समानांतर गवर्नर जनरल की स्थिति अधिक मजबूत हो। मद्रास और बम्बई स्थित ब्रिटिश क्षेत्रों को बंगाल के अधीक्षण में लाया गया। युद्ध, कूटनीति एवं वित्तीय मामलों में क्षेत्रीय गवर्नरों पर गवर्नर जनरल की सर्वोच्चता स्थापित की गई। महत्व। पिट्स इंडिया एक्ट ने बोर्ड ऑफ कंट्रोल के माध्यम से कंपनी की गतिविधियों पर वास्तविक नियंत्रण स्थापित किया। एक दृष्टि से बोर्ड ऑफ कंट्रोल 1858 ईस्वी में भारत सचिव के पद का पूर्वगामी बन गया। नंबर तीसरा, मद्रास तथा बम्बई के मामलों में बंगाल की अधिकारिता अधिक स्पष्ट हुई। सीमाएं। ब्रिटेन से भौगोलिक दूरी तथा उत्तम संचार व्यवस्था के अभाव में कंपनी की गतिविधियों का वास्तविक निरीक्षण संभव नहीं हुआ। दोहरे नियंत्रण व्यवस्था के कारण कार्यस्थल पर उपस्थित ब्रिटिश अधिकारी अर्थात गवर्नर जनरल के अधिकार बढ़ गए। दूसरे शब्दों में गवर्नर जनरल ने अपने दो भिन्न स्वामियों का उपयोग एक दूसरे के विरुद्ध करते हुए अपनी स्थिति मजबूत कर ली। अभी भी काउंसिल के समानांतर गवर्नर जनरल की स्थिति अधिक स्पष्ट नहीं हुई थी, क्योंकि गवर्नर जनरल को अपनी काउंसिल के वीटो को रद्द करने का अधिकार नहीं दिया गया था। क्वेश्चन है, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के दोहरे शासन प्रबंधों के माध्यम से कंपनी के संबंध में प्रशासनिक त्रुटियों को दूर करना चाहा। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट 1773 के रेगुलेटिंग अधिनियम की अगली कड़ी था। साथ ही इसे रेगुलेटिंग एक्ट के उत्पन्न समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया। प्रथम, यद्यपि रेगुलेटिंग अधिनियम ने पहली बार कंपनी के आंतरिक मामलों में ब्रिटिश संसद को हस्तक्षेप स्थापित किया, किंतु पिट्स इंडिया एक्ट ने दोहरे नियंत्रण के माध्यम से कंपनी के मामलों में संसद के निरीक्षण को और बढ़ा दिया। उदाहरण के लिए 6 सदस्यीय बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। यह ब्रिटिश संसद का प्रतिनिधित्व करती थी। फिर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के साथ बोर्ड ऑफ कंट्रोल की भी प्रशासन में भूमिका आरंभ हो गई। दूसरे, इस एक्ट के माध्यम से मद्रास और बम्बई के मामलों में बंगाल के नियंत्रण को बढ़ा दिया गया। तीसरे, गवर्नर जनरल के नियंत्रण को बढ़ाने का प्रयास किया गया, किंतु गौर से देखने पर इस अधिनियम की सीमा भी स्पष्ट हो जाती है। प्रथम, उत्तम संचार व्यवस्था के अभाव में भारत में कंपनी के मामलों में ब्रिटिश संसद की पकड़ मजबूत नहीं हो सकी। दूसरे, दोहरे शासन प्रबंध का फायदा बंगाल के महत्वाकांक्षी गवर्नर जनरलों ने उठाया तथा वे अपने दोनों स्वामी का एक दूसरे के विरुद्ध उपयोग करते रहे और फिर अंत में गवर्नर जनरल एवं उनके परिषद के विवाद को यह एक्ट समाप्त करने में सफलता नहीं पाई। इस प्रकार हम देखते हैं कि पिट्स इंडिया एक्ट भी अपने तमाम प्रयासों के बावजूद भी रेगुलेटिंग एक्ट से उत्पन्न प्रशासनिक समस्याओं को हल नहीं दे सका। अगला है भू राजस्व व्यवस्था 1757 से 1813। 1765 में बंगाल की दीवानी कंपनी को प्राप्त हुई। आरंभ में क्लाइव तथा वारेन हेस्टिंग के अंतर्गत भू राजस्व व्यवस्था प्रयोग की प्रक्रिया से ही गुजरती रही।
फिर कालांतर में भू राजस्व बंदोबस्त की 3 भिन्न पद्धतियाँ विकसित हुई, यथा अस्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी व्यवस्था तथा महालवाड़ी व्यवस्था। रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली कायम की। इसके तहत भू राजस्व प्रशासन भारतीय अधिकारियों के हाथ में रखा गया, जबकि निरीक्षण का काम यूरोपीय अधिकारियों के अंतर्गत। किंतु यूरोपीय अधिकारियों में अनुभव की कमी एवं भ्रष्टाचार के कारण 1769 से 1770 में बंगाल में एक भयंकर अकाल पड़ा। इसमें लगभग 1/3 जनसंख्या नष्ट हो गई। क्लाइव की इस पद्धति के कारण कृषि अर्थव्यवस्था भी चौपट हो गई। इसका सीधा प्रभाव बंगाल के व्यापार एवं कंपनी के शेयरधारकों के मुनाफों पर पड़ा। जाहिर है कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स क्लाइव की पद्धति से असंतुष्ट हुआ। वारन हेस्टिंग भू राजस्व व्यवस्था के विकास में भूल एवं सुधार की प्रक्रिया से गुजरता रहा। उसने फार्मिंग पद्धति की शुरुआत की। 1772 में पंचशाला ठेका योजना लाई गई। इस योजना के तहत 5 वर्षों के लिए भू राजस्व का प्रबंधन किया गया। इस प्रबंधन में हेस्टिंग ने जानबूझकर जमींदारों को दूर रखने का प्रयास किया ताकि अधिक से अधिक कृषि अधिशेष कंपनी के लिए सुरक्षित किया जा सके। फिर 1776 में वारन हेस्टिंग ने पंचशाला योजना को समाप्त कर एक शाला योजना लागू की। चूँकि उसने यह महसूस किया था कि जमींदार भू राजस्व के मामले में विशेषज्ञ होते थे तथा ग्रामीण क्षेत्र में उनकी पकड़ अत्यधिक मजबूत थी, अतः इन तत्वों को योजना से पृथक रख भू राजस्व प्रबंधन को सफल नहीं बनाया जा सकता। यही वजह है कि अपनी एक साला योजना में हेस्टिंग ने जमींदारों को प्राथमिकता दी। फार्मिंग पद्धति एक प्रकार की नीलामी की पद्धति थी, जिसमें सर्वाधिक बोली लगाने वाले को वसूली का अधिकार प्राप्त होता है। किंतु इस नीलामी की पद्धति के कारण किसानों का अत्यधिक शोषण हुआ एवं कृषि अर्थव्यवस्था दुष्प्रभावित हुई। रॉबर्ट कॉर्नवालिस का मुख्य दायित्व था बंगाल में भू राजस्व प्रशासन का एक सुव्यवस्थित मॉडल विकसित करना। कॉर्नवालिस ने भू राजस्व प्रशासन का जो सुव्यवस्थित मॉडल विकसित किया वह था अस्थायी बंदोबस्त। अस्थायी बंदोबस्त की संरचना तथा कार्यविधि का विचारधारा तथा दृष्टिकोण का भी प्रभाव माना जाता रहा है तथा ऐसा कहा गया कि यह ब्रिटिश आधिकारिक दृष्टिकोण में परिवर्तन का परिणाम थी। परीक्षण करने पर यह ज्ञात होता है कि विचारधारा तथा दृष्टिकोण के प्रभाव को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। वस्तुतः कॉर्नवालिस के आगमन से पूर्व 1770 के दशक में ही कंपनी के कुछ अधिकारी तथा डॉक्टर हेनरी पुट्टुले, फिलिप फ्रांसिस और जैसे यूरोपीय चिंतकों ने इस बात पर बल देना आरंभ किया कि भू राजस्व को अस्थायी रूप से निश्चित किया जाना चाहिए। कुछ वैचारिक मतभेद के बावजूद भी उपयुक्त सभी चिंतकों ने प्रकृति तंत्रवादी विचारधारा में विश्वास जताया। प्रकृति तंत्रवादी स्कूल के अनुसार किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में कृषि की प्राथमिकता को स्वीकार किया जाना चाहिए, किंतु गौर से देखने पर यह ज्ञात होता है कि विचारधारा अथवा दृष्टिकोण की तुलना में अधिक निर्णायक भूमिका वित्तीय तथा आर्थिक कारक की रही। वस्तुतः बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त का विकास पिछले 3 दशकों के निरंतर प्रयोग एवं अनुभव का परिणाम था। इस काल में ब्रिटिश नीति का मुख्य बल भू राजस्व की अधिकतम वसूली पर रहा था, ताकि बंगाल के राजस्व से प्राप्त एक बड़ी रकम का निवेश वाणिज्य व्यापार के लिए किया जा सके। जब कंपनी ने 1765 में बंगाल की दीवानी प्राप्त की, तब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने कंपनी पर इस बात के लिए दबाव डाला कि कंपनी के निवेश को अधिकतम स्तर तक पहुंचाया जाना चाहिए। लॉर्ड क्लाइव का यह आंकलन था कि अकेला बंगाल प्रत्येक वर्ष 12,20,000 अतिरिक्त रकम की गारंटी दे सकता है। अस्थायी बंदोबस्त की संरचना एवं कार्यविधि। नंबर 1, मध्यस्थ और बिचौलियों को भूमि का स्वामी बना दिया गया। स्वतंत्र किसानों को अधीनस्थ रैयत के रूप में तब्दील कर दिया गया। सामुदायिक संपत्ति को जमींदार के निजी स्वामित्व के अंतर्गत रख दिया गया। भूमि को विक्रय योग्य बना दिया गया। भू राजस्व के निर्धारण के लिए 1789 से 90
के वर्ष में की गई वसूली को आधार बनाया गया। इससे सरकार का हिस्सा 10/11वां भाग तथा जमींदार का हिस्सा 1/11वां भाग निर्धारित किया गया, किंतु जो सरकार का हिस्सा था वह सदा के लिए निश्चित कर दिया गया। सरकार की रकम को सुनिश्चित करने के लिए 1794 के बंगाल रेगुलेशन के आधार पर सूर्यास्त कानून लाया गया, जिसके अनुसार एक निश्चित तिथि को सूर्यास्त तक जमींदारों को यह राशि चुकानी होती थी। दूसरी तरफ रैयतों की गर्दन जमींदारों के हाथों में दे दी गई। 1799 तथा 1812 के बंगाल रेगुलेशन के अनुसार भू राजस्व नहीं चुकता करने की स्थिति में जमींदार रैयतों की अंचल संपत्ति को नीलाम कर सकता था और फिर इसके लिए उसे कोर्ट की अनुमति लेने की भी जरूरत नहीं थी। अब प्रश्न यह उपस्थित होता है कि जब बंगाल में मध्यस्थ एवं बिचौलिए कभी भी भूमि के स्वामी नहीं रहे तो कॉर्नवालिस ने उन्हें भूमि का स्वामी क्यों घोषित कर दिया। इसका जवाब में प्रायः यह कहा जाता है कि कॉर्नवालिस के मस्तिष्क में ब्रिटिश जमींदार वर्ग की छवि थी, अर्थात ब्रिटेन में जमींदार भूमि के स्वामी के रूप में स्थापित थे। किंतु यह मत बहुत तार्किक नहीं लगता है। इसके दो कारण हैं। प्रथम, ब्रिटेन में जमींदार ब्रिटिश सरकार के समक्ष भी जमींदार थे, जबकि बंगाल के जमींदार की स्थिति कंपनी की सरकार के समक्ष रैयतों की तरह हो गई थी। सूर्यास्त कानून इसकी वास्तविक स्थिति को उजागर करते हैं। दूसरे, ब्रिटिश जमींदारों को अपनी आमदनी का एक छोटा सा भाग राजस्व के रूप में देना होता था, जबकि बंगाल के जमींदार आय का 10/11 भाग सरकार को ही दे देते थे। वस्तुतः अस्थायी बंदोबस्त की संरचना के निर्माण में आर्थिक, प्रशासनिक, राजनीतिक कारकों ने निर्णायक भूमिका निभाई। आर्थिक कारक: सरकार को एक निश्चित रकम अस्थायी रूप से प्राप्त होती रहेगी। चूँकि कृषि के विस्तार का लाभ जमींदारों को मिलेगा, इसलिए जमींदार प्रगतिशील जमींदार सिद्ध होंगे तथा वे कृषि के विकास के लिए काम कर सकेंगे। चूँकि भूमि को विक्रय योग्य बना दिया गया तथा जमींदार की भी खरीद बिक्री हो सकती थी, अतः शहरी महाजन और साहूकार भी कृषि में निवेश करेंगे। इस प्रकार नगरों से गांवों की ओर मुद्रा का आवागमन होगा। अगर कृषि का विकास होगा तो फिर बंगाल में निर्यात व्यापार को भी प्रोत्साहन मिलेगा, क्योंकि बंगाल में निर्यात की जाने वाली दो प्रमुख वस्तुएं सूती वस्त्र एवं रेशमी वस्त्र कृषि उत्पाद से ही संबंध रखी थी। तीसरा है प्रशासनिक कारण। लाखों किसानों के बजाय कुछ 100 जमींदारों के माध्यम से भू राजस्व की वसूली करना आसान होगा। इस प्रकार कंपनी प्रशासनिक झंझटों से मुक्त होगा। इसके अतिरिक्त कुछ 100 जमींदारों के माध्यम से वसूली का अर्थ था कि भ्रष्टाचार पर भी नियंत्रण लगाना संभव होगा। राजनीतिक कारक: अस्थायी बंदोबस्त का एक उद्देश्य एक समर्थक वर्ग को उत्पन्न करना था जो भारत में ब्रिटिश शासन को मजबूत आधार प्रदान कर सके। अब प्रश्न यह उपस्थित होता है कि क्या कॉर्नवालिस के ये उद्देश्य पूरे हुए? गौर से देखने पर ऐसा लगता है कि कॉर्नवालिस के उद्देश्य महज आंशिक रूप से ही पूरे हुए, क्योंकि यद्यपि यह सही है कि सरकार को एक बड़ी रकम निश्चित रूप से प्राप्त होने लगी, किंतु यह भी सत्य है कि सरकार किसी कृषि के विस्तार से होने वाले भावी लाभ से वंचित हो गई। एक सर्वेक्षण के अनुसार बंगाल के जमींदार ने 1918 में 60 करोड़ रुपए भू राजस्व के रूप में वसूल किए, किंतु सरकार को केवल 4 करोड़ रुपए प्राप्त हुए। नगरीय क्षेत्रों से ग्रामीण क्षेत्र में मुद्रा का आवागमन नहीं हो सका, वरना इसके विपरीत अनुपस्थित जमींदार के कारण ग्रामीण क्षेत्र से ही नगरीय क्षेत्र में मुद्रा का पलायन होने लगा। जमींदार स्वयं नगर में रहने लगे। उसी प्रकार जमींदार प्रगतिशील जमींदार सिद्ध नहीं हो सके तथा उन्होंने कृषि विकास में रुचि नहीं दिखाई। अब जहाँ तक प्रशासनिक सुविधा का सवाल है तो हमें यह ज्ञात होना चाहिए कि आरंभ में सूर्यास्त कानून के तहत निरंतर जमींदारियों की नीलामी के कारण प्रशासनिक असुविधा और भी बढ़ गई थी। जैसा कि हम जानते हैं कि आरंभ में जमींदारों पर भू राजस्व का अधिकार कहीं अधिक था, अतः बहुत से जमींदार उसे कुचलने में विफल हो जाते। उदाहरण के लिए 1794 तथा 1807 के बीच बंगाल और बिहार में सूर्यास्त कानून के तहत लगभग 41% जमींदारियां नीलाम
हो गई। अस्थायी बंदोबस्त का एक स्वाभाविक कुपरिणाम था उपसामंतीकरण। यद्यपि आरंभ में कॉर्नवालिस ने उसे हतोत्साहित किया, किंतु आगे चलकर यह पद्धति एक स्वाभाविक बुराई के रूप में विकसित हो गई। दूसरे शब्दों में, बंगाल के जमींदार पर भू राजस्व का अधिभार अधिक था। इसे कुचलने में उन्हें बड़ी परेशानी हो रही थी, अतः अपेक्षित रकम की वसूली करने के लिए उन्होंने अपनी जमींदार को कई अधीनस्थ जमींदारों के बीच विभाजित कर आवंटित करना आरंभ किया। इस पद्धति को पटनी प्रथा कहा गया। 1819 में वर्धमान के राजा ने, जो बंगाल का एक महत्वपूर्ण जमींदार था, अपनी जमींदारी को कई मध्यस्थों के बीच विभाजित कर दिया और फिर कंपनी की सरकार को यह स्थिति स्वीकार करनी पड़ी। इस प्रकार उपसामंतीकरण की प्रवृत्ति विकसित हुई। फिर अस्थायी बंदोबस्त ने निश्चय ही ब्रिटिश कंपनी के लिए एक समर्थक वर्ग तैयार कर दिया और फिर इस वर्ग ने 1857 के विद्रोह के मध्य अपनी वफादारी सिद्ध कर दी। किंतु यह भी सत्य है कि इस जमींदार वर्ग की शोषणमूलक नीति के कारण ब्रिटिश शासन के विरुद्ध किसानों का निरंतर विद्रोह होता रहा। बंगाल के समाज पर अस्थायी बंदोबस्त का प्रभाव। अस्थायी बंदोबस्त के प्रभाव का आकलन करते हुए हाल के कुछ दशकों में परिवर्तन की तुलना में बंगाल के समाज में निरंतरता के तत्व पर बल दिया गया है। इसे निम्नलिखित आधार पर सिद्ध करने का प्रयास किया गया है। प्रथम, ऐसा माना गया कि सूर्यास्त कानून के तहत नीलामी की गई जमींदारियों की खरीद करने वाले शहरी साहूकार अथवा महाजन नहीं थे, जैसा कि जेम्स मिल के लेखन में सिद्ध करने का प्रयास किया है, वरना वे पुराने जमींदारों के एजेंट अथवा गुमशुदे थे, जो महंगी जमींदारियों की जगह सस्ती जमींदारी की खरीद पर बल देते थे। अतः ऐसा मान लेना कि सूर्यास्त कानून के तहत ग्रामीण क्षेत्र में नवीन तत्वों का प्रवेश हुआ है, यह उचित नहीं है। दूसरे, जोतदार अवधारणा के आधार पर भी निरंतरता के तत्व को सिद्ध करने का प्रयास किया गया है। दूसरे शब्दों में ऐसा कहा जाता है कि बंगाल के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रभावित तत्व धनी किसान अथवा जोतेदार थे। अस्थायी बंदोबस्त ने जमींदारों को महज औपचारिक शक्ति दी, किंतु ग्रामीण क्षेत्र में धनी किसान अथवा जोतदार ही प्रभावी बने रहे। परंतु उपयुक्त मत से सहमत होना कठिन प्रतीत होता है। वस्तुतः जोतेदार अवधारणा उत्तरी बंगाल के क्षेत्र पर तो लागू हो सकती है, किंतु बंगाल के अन्य क्षेत्रों में नहीं। फिर हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि स्थायी बंदोबस्त के लागू होने के पश्चात बंगाल के कृषक असंतोष को बल मिला और यह असंतोष अनेक विद्रोह एवं आंदोलन में फूट पड़ा। इसलिए परिवर्तन के तत्व को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। अब एक क्वेश्चन है, अस्थायी बंदोबस्त प्रभाव। इसका प्रभाव, अस्थायी बंदोबस्त के प्रभाव को निम्नलिखित रूप से देखा जा सकता है। नंबर 1, ऊपर के स्तर पर सामंतवाद तथा नीचे के स्तर पर कृषि दासता को प्रोत्साहन। रैयतों ने भूमि में अपने पैतृक अधिकार खो दिए तथा अधीनस्थ रैयत के रूप में तब्दील हो गए। सामुदायिक संपत्ति पर रैयतों का पैतृक अधिकार समाप्त हो गया। 1859 में पहले बंगाल के रैयतों को कोई सुरक्षा प्राप्त नहीं हुई। फिर 1859 एवं 1885 के रैयतवाड़ी कानून के आधार पर उन्हें जो सुरक्षा प्राप्त हुई, उसका वास्तविक लाभ धनी जोतेदारों को मिला। किसानों को क्रियाशक्ति अत्यधिक कम हो गई। भू राजस्व की बढ़ी रकम को चुकता करने के लिए किसानों ने व्यावसायिक फसलों को अपनाया। इसके कारण मोटे अनाजों की खेती दुष्प्रभावित हुई, अतः ग्रामीण क्षेत्रों में भुखमरी को प्रोत्साहन मिला। अब क्वेश्चन है, यद्यपि अस्थायी बंदोबस्त के गंभीर दोष थे, तथापि उसके गंभीर क्षेत्र के शांति तथा सरकार को स्थायित्व प्रदान किया। अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था में कई त्रुटियां थी। उदाहरण के लिए, इसे भारत में प्रचलित भूमि संबंधों को प्रमाणित किया। इसने स्वतंत्र किसानों को अधीनस्थ रैयतों में तब्दील कर
किसानों के शोषण का मार्ग प्रशस्त कर दिया। स्वयं सरकार को भी कृषि अधिशेष के भावी लाभ से वंचित कर दिया। फिर इनके कुछ सकारात्मक परिणाम भी सामने आए। इस व्यवस्था में बंगाल के ग्रामीण क्षेत्रों में ब्रिटिश गवर्नर की पकड़ मजबूत कर दी। जमींदारों के माध्यम से कंपनी के प्रभाव क्षेत्र का विस्तार हुआ। फिर कंपनी के लिए एक समर्थक वर्ग तैयार हो गया। 1857 के विद्रोह के समय कंपनी के मित्र के रूप में जमींदारों का महत्व उजागर हो गया। 1800 इसके अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्र में व्यवस्था को बनाए रखने में भी कंपनी की जमींदारों का सहयोग प्राप्त हुआ। इस प्रकार ब्रिटिश शासन एवं कंपनी के लिए अस्थायी बंदोबस्त के कई लाभ थे। क्लाइव तथा वारेन हेस्टिंग के निरंतर प्रयोग से थकी हुई ब्रिटिश कंपनी को अस्थायी बंदोबस्त के रूप में राहत मिली। कंपनी को एक निश्चित रकम प्राप्त होने लगी, जिसके आधार पर कंपनी अपना व्यापारिक सैनिक बजट बना सकती थी। इसलिए तात्कालिक रूप से कंपनी की सरकार को अस्थायित्व भी मिला। फिर भी ऐसा मानना उचित नहीं लगता कि बंगाल के भद्रलोकों ने बंगाल के ग्रामीण क्षेत्र में एक शांति व्यवस्था कायम कर दी, क्योंकि जमींदारों के शोषण के कारण ग्रामीण क्षेत्र में निरंतर किसान आंदोलन एवं विद्रोह होते रहे। 19वीं सदी के पूर्वार्ध में फराजी आंदोलन से लेकर 1946 के तेभागा आंदोलन में भी होने वाले अनेक कृषक विद्रोह एवं आंदोलन इस शांति व्यवस्था के खोखलेपन को उजागर करते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त ब्रिटिश वाणिज्यिक पूंजीवाद के लक्ष्य से प्रेरित था। इस कथन पर टिप्पणी कीजिए। अस्थायी बंदोबस्त बंगाल में भू राजस्व सुधार की दिशा में एक बड़ा प्रयोग था। इसकी संरचना ब्रिटिश वाणिज्यिक पूंजीवाद के लक्ष्य से परिलक्षित थी। 18वीं सदी के भारत में ब्रिटिश वाणिज्यिक पूंजीवाद के दो लक्ष्य थे। प्रथम, कंपनी के व्यापार में अधिकतम निवेश को सूचीबद्ध करना। द्वितीय, व्यापारिक वस्तुओं की उपलब्धता बनाए रखने के लिए कृषि उत्पादन को प्रोत्साहित देना। अस्थायी बंदोबस्त में उपयुक्त दोनों लक्ष्यों को सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया। अस्थायी बंदोबस्त लागू करने के पीछे कॉर्नवालिस का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य यह था कि कंपनी को एक निश्चित रकम नियमित रूप से प्राप्त हो सके, ताकि कंपनी अपने व्यापारिक एवं सैनिक खर्च को पूरा करने के लिए प्रति वर्ष एक निश्चित बजट बना सके। वस्तुतः पीछे वारेन हेस्टिंग के काल में राजस्व की रकम में उतार चढ़ाव के कारण कंपनी को काफ़ी कठिनाइयां झेलनी पड़ रही थी। इसलिए कॉर्नवालिस ने कंपनी को प्राप्त होने वाली भू राजस्व की रकम सदा के लिए निश्चित कर दी। उसी प्रकार कॉर्नवालिस का यह मानना था कि अगर भविष्य में किसी के लिए विकास का लाभ सरकार को ना मिलकर जमींदारों को मिलेगा, तो जमींदार प्रगतिशील जमींदार सिद्ध हो सकेंगे तथा वे जमींदार के क्षेत्र में निवेश कर सकेंगे के लिए प्रोत्साहित होंगे। इससे कृषि का उत्पादन बढ़ेगा और इसका सीधा प्रभाव कंपनी के व्यापार पर होगा। वस्तुतः बंगाल से कंपनी के द्वारा निर्यात की जाने वाली सामग्रियों में कम से कम दो महत्वपूर्ण सामग्रियां कृषि उत्पाद थी, यथा कपास एवं रेशम। स्वाभाविक रूप से कृषि उत्पादन व्यापार को गतिविधि प्रदान करेगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि ब्रिटिश वाणिज्यिक पूंजीवाद ने अस्थायी बंदोबस्त को दिशा दी। यद्यपि यह दूसरी बात है कि अस्थायी बंदोबस्त अपने लक्ष्य में आंशिक रूप से ही सफल रहा। दुर्वासी जमींदार प्रथा बंगाल के अस्थायी भूमि बंदोबस्त का एक परिणामी अभिलक्षण थी। ऐसा माना जाता है कि दूरभाषी प्रथा या अनुपस्थित जमींदारों बंगाल के अस्थायी भूमि बंदोबस्त का एक स्वाभाविक परिणाम था। यद्यपि आरंभ में लॉर्ड कॉर्नवालिस इस तथ्य के प्रति अत्यधिक सजग था कि अस्थायी भूमि बंदोबस्त के अंतर्गत अनुपस्थित भू स्वामित्व का विकास नहीं हो सके, परंतु इस प्रक्रिया को नहीं रोका जा सका। बताया जाता है कि आरंभ के कुछ दशकों में सूर्यास्त कानून के अंतर्गत बहुत सी जमींदारियां नीलाम हो गई। इन
जमींदारियों को खरीदने वाले बहुत से लोग बाह्य तत्व थे और वे कारिंदों तथा गुमास्तों के माध्यम से भू राजस्व की वसूली करते रहे। इस तरह कुछ जमींदार नगरीय क्षेत्र में बस गए और वे अपने कारिंदों के माध्यम से भू राजस्व का संग्रह करते रहे। उस समय उस रकम का एक बड़ा भाग नगर में ही खर्च हो जाता था। तो सबसे बढ़कर 1819 में वर्धमान के राजा ने, जो एक बड़ा जमींदार था, अपनी जमींदारी को कुछ अन्य लोगों के बीच पट्टों में विभाजित कर दिया। इसे पट्टनी पद्धति कहा जाता था। यद्यपि गवर्नर जनरल ने उसका विरोध किया तथा अंत में इसे स्वीकार कर लिया गया, अतः किसान एक बड़े जमींदार के बीच मध्यस्थों के स्तर कायम होने लगे। इसके परिणाम स्वरूप भूमि किराया के राशि बढ़ती चली गई तथा अंततोगत्वा किसानों को आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ा। इस तरह हम देखते हैं कि दुर्वासी जमींदार प्रथा केवल अस्थायी भूस्वामी इस तरह हम देखते हैं कि दुर्वासी जमींदार प्रथा अस्थायी भूमि बंदोबस्त का एक परिणामी अभिलक्षण थी। अस्थायी बंदोबस्त एक साहसिक, शौर्यपूर्ण और बुद्धिमत्तापूर्ण कदम था। अस्थायी बंदोबस्त एक साहसिक कदम था क्योंकि इसने बंगाल की भूमि व्यवस्था में एक दूरस्थ और मौलिक परिवर्तन ला दिया, अर्थात एक ही झटके में मध्यस्थता और बिचौलियों को भूमि के स्वामी तथा किसान अधीनस्थ रैयत के रूप में तब्दील कर दिए गए। किसानों की स्वतंत्र स्थिति समाप्त हो गई, किंतु इसे शौर्यपूर्ण तथा बुद्धिमत्तापूर्ण नहीं माना जा सकता क्योंकि इसका दूरगामी प्रभाव सकारात्मक नहीं रहा। अगर हम इसके उद्देश्य पर विचार करते हैं तो यह बात स्पष्ट हो जाती है कि उदाहरण के लिए स्थायी बंदोबस्त का एक लक्ष्य था कि कंपनी के लिए भू राजस्व की अधिकतम राशि अस्थायी रूप से निश्चित करना, किंतु इसके परिणाम स्वरूप सरकार भावी लाभ से वंचित हो गई। उसी प्रकार कर्नवालिस का यह मानना था कि यह पद्धति के अंतर्गत कृषि में निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा तथा नगरीय क्षेत्र से ग्रामीण क्षेत्र में मुद्रा का आगमन होगा, किंतु यह लक्ष्य भी पूरा नहीं हुआ क्योंकि जमींदार प्रगतिशील जमींदार सिद्ध नहीं हो सके। जैसा कि हम जानते हैं कि अस्थायी बंदोबस्त का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य जमींदारों के माध्यम से भू राजस्व की वसूली कर कंपनी को प्रशासनिक झंझटों से मुक्त कराना था, किंतु आरंभ में बड़ी संख्या में जमींदारियों की नीलामी के कारण एक नई प्रकार की प्रशासनिक व्यवस्था आ गई। अब जहाँ तक राजनीतिक लक्ष्य का सवाल है तो उसका उद्देश्य एक सार्थक वर्ग को जन्म देना और फिर समर्थक वर्ग के रूप में जमींदार वर्ग को स्थापित किया गया, परंतु इस वर्ग की शोषण मूलक नीति के कारण शासन के विरुद्ध किसानों का असंतोष बढ़ता गया। इस प्रकार इस वास्तविक मूल्यांकन महज अल्पकालिक लक्ष्य के संदर्भ में ही नहीं वरना दूरगामी परिणाम के संदर्भ में किया जाना चाहिए। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगले पार्ट में इसे आगे बढ़ाया जाएगा। फिलहाल के लिए अभी इतना ही। दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा लाइक, कमेंट एवं सब्सक्राइब करके ज़रूर बताएं। हाँ दोस्तों, अभी यह चैनल नया है, इसमें बहुत सारे परिवर्तनों की ज़रूरत है। हम धीरे धीरे एक टीम का गठन कर रहे हैं ताकि यूपीएससी एवं अन्य पीसीएस एग्ज़ाम से संबंधित सेवाएं फ्री में मुहैया करवाया जाए। ये मुहिम बोलने में तो काफ़ी आसान है लेकिन रास्ता बहुत कठिन है। आप लोग का सपोर्ट चाहिए। प्लीज़ इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।